मैं अतुल सर आप लोगों के बीच में कक्षा 12 का फिजिक्स क्लास लेके आज हाजिर हूँ। क्योंकि हम लोग इस लॉकडाउन में क्लास नहीं ले सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए हम ऑनलाइन आ रहे हैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जितनी भी क्लासेस देंगे हम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारी वीडियो मेरा क्रम से देखना। मैं सबके सब वीडियो अपलोड करूँगा एक के बाद एक। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान के हम, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। और इसमें तो सबसे पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो कूलॉम्स का नियम है, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या है? 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया कि आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसको हम कूलॉम के नियम से जानते हैं। इन्होंने कहा कि अगर किन्हीं दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम एक आवेश को Q1 मान लें और दूसरे आवेश को Q2 मान लें और इसके बीच की दूरी मान ली जाए कि R, क्या पहला एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है और इसके बीच की दूरी R है। तो कूलॉम जी ने कहा कि सबसे पहला जो नियम है ये कि बल आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, चूंकि आवेश जो होते हैं उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों लगता है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, जबकि गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ आकर्षण बल ही बोला जाता है। यहाँ पे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। तो इन्होंने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात यह अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, इसको हम समीकरण 1 मान लें, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, और ये समीकरण 2 मान लें। तो इन दोनों का अगर हम सम्मिलित रूप में लिखें तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। और इम्प्लाइज दैट F, अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा देते हैं K, तो ये हो जाता है Q1 Q2/r²। प्रयोगों के आधार पर जो K का मान निकला है वो निकला है 1/4 πε0 K और Q1 Q2/r²। जहां पर ये स्मॉल k मैंने लिखा है वो निर्वात के लिए है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब 1/4 πε0 का भी मान प्रयोग के आधार पर निकाला गया था। तो 1/4 πε0 का मान 4πε0, 1/4 πε0 का मान 9.0 × 10⁹ आया। तो चूंकि ये कूलॉम का नियम है और वहां से अभी हम ε0 का आंतरिक मान भी निकालेंगे, ε0 का आंतरिक मान, और ये बल है तो इसका मात्रक भी लिखेंगे, न्यूटन होता है। तो एक बार हम फिर से बताएं कूलॉम का नियम क्या होता है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिए एक बार ध्यान से कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पर अगर हम k = 1 ले लें, k = अगर 1 ले लेते हैं, ये निर्वात के लिए अथवा वायु के लिए लिया जाता है कि का मान 1 होता है। तो F = 1/4 πε0 और Q1 Q2/r² न्यूटन हो जाएगा। यही न्यूटन का कूलॉम का नियम है और कूलॉम के नियम का फार्मूला F = 1/4 πε0 के
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और बल का जो मात्रक होता है उसको भी लिख दिया गया है साथ में न्यूटन। इसके आधार पर अब हम क्या कहेंगे कि एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन जीरो भी पढ़ा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग, जो भी ये पढ़ा जाता है हम लोग सब जानते रहेंगे धीरे धीरे। बट एक के बाद एक सीरियल जो मैं डालने वाला हूँ फिजिक्स का, वो आप सभी लोग देखते रहिएगा, और सीक्वेंस से देखेंगे तो मुझे लगता है कि सारा का सारा फिजिक्स समझ में आ जाएगा। खासकर मैं उन बच्चों से जरूर अपील करता हूँ जो हमसे जुड़े हैं लगातार, और मैं क्लास लेता था लेकिन इस बीच में नहीं ले पा रहा हूँ अच्छे से, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन आए हैं। तो हम कह रहे हैं अगली हेडिंग जो है एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान तथा मात्रक, आंकिक मान तथा मात्रक। आंकिक मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि अभी अभी मैंने लिखा था कि 1/4 एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है वो 9.0 × 10⁹ होता है। ये प्रयोग के आधार पर निकाला गया है। यहाँ से अगर हम पक्षांतर करके मान निकालें तो 1/एप्सिलॉन जीरो को यहाँ पर छोड़ देंगे इस साइड में, बराबर 9.0 × 10⁹, और इसके मल्टीप्लाई में जाएगा 4 × 4π। अब इसको अगर हम पलट देते हैं तो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/9.0 × 10⁹ × 4, और पाई का मान हम रख देते हैं 3.14, क्योंकि पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन ये 22/7 जो है वो फिजिक्स में नहीं आता है, अक्सर मैथ में जो यूज़ किया जाता है 22/7, और यहाँ पर पाई का मान 3.14 ही प्रयोग किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि फिजिक्स जो है वो करेक्ट वैल्यू मांगती है, एक्यूरेट वैल्यू मांगती है, जिसकी वजह से हम पाई का मान हमेशा 3.14 ही फिजिक्स में रखते हैं। कैलकुलेशन के बाद जो एप्सिलॉन जीरो का मान आता है वो 8.85 × 10⁻⁻12, तो ये हम नोट कर लेंगे। और एप्सिलॉन जीरो का जो यूज़ पड़ता है, इसके आंशिक मान का यूज़ पड़ता है, हम न्यूमेरिकल जब हल करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, और इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, और चाहे तो नोट डाउन कर लें। और मैं उन बच्चों से खास अपील करना चाहता हूं कि जो हमसे पढ़ रहे हैं, किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब पे जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, उसको सीक्वेंस से देखते रहेंगे। जिनको एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि उनका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा बनेगा। तो इसका आंकिक मान हो गया एप्सिलॉन जीरो का। अब एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र निकालना। अगला हम क्या स्टेप करने वाले हैं, एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र। अब चूंकि हम लोग 11 पढ़ चुके हैं, विमीय सूत्र निकालने का तरीका क्या होता है। अब यहां से अगर हम एप्सिलॉन जीरो पक्षांतर करते हैं, कहां से, ये हम निकालते हैं कूलाम के नियम से ही, कि वहां से बल बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन जीरो, 4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ से अगर एप्सिलॉन जीरो हम पक्षांतर कर दें तो मिल जाएगा हमको एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ से Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हम कहते हैं कि जब कोई भी समीकरण लिखा होता है भौतिकी में, तो वो विमीय विधि से संतुलित जरूर होता है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि हम इसलिए एप्सिलॉन जीरो का बीमा बराबर, चूंकि कांस्टेंट का बीमा होता नहीं है इसलिए हम 1/4 को नहीं लिख रहे हैं, और लिखेंगे यहाँ पर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर का बीमा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर का बीमा। तो बीमा लिखना है, इसलिए 1 और 2 से हमें Q1 और Q2 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं, Q स्क्वायर और आर स्क्वायर, इसके साथ में बल भी है, बल
तो अब हम अगर इस पक्ष का बीमा लिख दें, मतलब राइट हैंड साइड का अगर बीमा लिख दें तो हमको लेफ्ट हैंड साइड का बीमा अपने आप मिल जाता है। तो एक फार्मूला हम लोग और भी जानते हैं कि जो क्यूब होता है उसका फार्मूला होता है आई टी। क्या होता है? अगर आई रखते हैं और टी रख दें, क्योंकि क्यू का स्क्वायर है इसलिए आई टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। आर एक प्रकार की दूरी है और बल जो है होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण का एक फार्मूला होता है। यह बराबर क्या होता है? यम। अब हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बीमा रख सकते हैं सबका फार्मूला लिखने के बाद। तो आई का एम्पियर होता है और टी समय का सेकंड का टी होता है बीमा, और स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर कर देते हैं। और आर एक प्रकार की दूरी है जिसका बीमा यल होता है, तो हम यल स्क्वायर कर देंगे। यम द्रव्यमान है और द्रव्यमान का बीमा यम होता है, तथा ये त्वरण है। त्वरण का बीमा हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, यल टी माइनस 2 होता है। अगर हम इसको सम्मिलित रूप में लिखें तो हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये तो अभी हमारा न्यूमरेटर में है। इसको साथ में लिखते हैं यल और यल यहाँ पे, तो यल पर क्यूब मिल जाएगा हमको, यल पर 3 यम और टी माइनस 2, यम टी माइनस 2। हम ये भी जानते हैं कि जो भी घातें होती हैं अगर हम उसको अंश में ले आते हैं हर में से, तो उसका चिन्ह चेंज होता है। जो पावर होता है घात के रूप में लिखा जाता है, हालांकि यहाँ घात बोला नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा यम पर -1 और ए स्क्वायर यल पर -3 और टी पर 4। तो ये जो बीमा है ये आपका एप्सिलॉन 0 का बीमा बराबर आ जाएगा यम पर -1 ए पर 2 और यल पर -3 और टी पर 4। अब हम लोग 11th क्लास में ये भी पढ़े हैं कि किसी भी राशि का बीमा के आधार पे हम उसका मात्रक लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी लिख सकते हैं, जो एम के एस पद्धति में होगा का मात्रक किलोग्राम इनवर्स, बल्कि हिंदी में लिख देते हैं हम किलोग्राम इनवर्स एम्पियर मीटर पर 3 माइनस के साथ, और जगह नहीं आ गया इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ सेकंड पर 4। तो ये आपका एप्सिलॉन 0 का एमकेएस पद्धति में मात्रक भी हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद जो हमें पढ़ाना है इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ें हैं कि अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगले स्टेप में मैं वैद्युत क्षेत्र बताऊंगा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, और वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र के लिए परिभाषा देते हैं हम कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के कारण, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के कारण कोई अन्य आवेश जहां पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, तो परिभाषा आप लोग लिख ही लेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव जहां पर करता है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगली हेडिंग है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है और इस पर इसके अंदर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है और इस परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है वो कितना है, F है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसके अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको E से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका मान हो जाता है F बटे Q0। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, तो चूंकि फार्मूला E बराबर F बटे Q0 है, इसका मतलब F का मतलब न्यूटन हो गया और प्रति कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ से इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं सभी लोग। अब इसके बाद जो आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालने के लिए, लेकिन कहता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है हमको। क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश है, यहां पर प्लस Q आवेश है और एक बिंदु यहां पर P ले लिया हम, और इस प्लस Q आवेश से R दूरी पर यह बिंदु P है। तो लिखते क्या है कि प्लस Q एक आवेश है जिससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा तो हम जानते ही हैं कि E बराबर क्या होता है, अभी भी हम लोग पढ़े हैं कि F बटे Q0 होता है। तो अगर हम परीक्षण आवेश को यहां तक ला रहे हैं या Q0 प्लस Q आवेश और Q0 आवेश के कारण जो यहाँ पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, उसका फार्मूला हमको मिल जाएगा 1/4πε0 K और Q0 बटे R²। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, अगर हम यहाँ दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत बल है कूलाम के नियम से, इसी बल को अगर ये वैल्यू उठा के हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले में रख देते हैं तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है। तो ये हो जाता है 1/4πε0 K और Q0 बटे R²। और जो पहले से एक रखा गया है यहाँ पर Q0, यहाँ से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, E बराबर 1/4πε0 K और Q बटे R²। और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो E बराबर 1/4πε0 K Q बटे R², इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब अगला स्टेप पढ़ने से पहले हमको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव, जैसे कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, वैद्युत द्विध्रुव इसका मतलब उसमें आवेशों के दो ध्रुव बनते हैं। एक आवेश जो है वो माइनस आवेश रहता है और एक आवेश प्लस में रहता है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दी जाती है कि परिमाण में दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत आवेश के हों, मतलब उसके परिमाण समान हो और विपरीत आवेश के हों और वो बहुत अल्प दूरी सिर्फ 2L पर अगर स्थित हो, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं कि दो समान आवेश परंतु
चिन्ह में जो विपरीत आवेश होते हैं, एक माइनस और एक प्लस, लेकिन इसके परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ऐसे निकाय कोई बन रहा है और जिसकी अल्प दूरी 2l पर स्थित हो, तो ऐसा पूरा सिस्टम जो बनता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और अगली हेडिंग आती है, इसी से सापेक्ष जुड़ी होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की लंबवत दूरी, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक आवेश माइनस Q था और एक आवेश प्लस Q था, परिभाषा क्या है कि किसी एक आवेश तथा इनकी जो बीच की दूरी है 2l, उनके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात P बराबर 2QL, P बराबर 2QL। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये चीज बताया इसलिए आ रहा है, डायरेक्टली वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कभी पूछ भी सकता है, बहुत कम चांस होता है, इसके इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगले डेरिवेशन में इसका जबरदस्त यूज होता है कि इसके स्थान पे हम जहाँ पे 2QL आता है वहां पे उसके स्थान पे हम P रख देते हैं, तो उसका फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ अगले स्टेप में जो भी हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 हेडिंग होती है। इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाने के बाद जो अगली हेडिंग है वो ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु की, तो वैद्युत द्विध्रुव मान लिया गया कि यहाँ पर बिंदु A है और ये बिंदु B है। बिंदु B पर माइनस Q आवेश और बिंदु P पर प्लस Q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। यह हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखिए फिजिक्स का जितने भी डेरिवेशन होते हैं वो सारे के सारे डेरिवेशन डिपेंड होते हैं कि उसका चित्र क्या है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ उसके चित्र पे ही डिपेंड होता है। तो अगर आपको फिजिक्स समझना है तो उसके चित्र पे ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा A और B, A भी जो 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदु मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं जिनके बीच की दूरी 2l है और बिंदु A पर प्लस Q आवेश और बिंदु B पर माइनस Q आवेश है। मान लिया कि A और B के बीच का जो बिंदु है वो O है और O से P की दूरी हमने मान लिया कि R है, O से P की दूरी R है और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर से एक बार सुनिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, देखिए अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में 2 ही कंडीशन होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए। मैं बेसिकली इंटर जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश बोर्ड को ही फोकस करके पढ़ा रहा हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको। मैंने क्या कहा कि बिंदु A पर प्लस Q आवेश, बिंदु B पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं और एक द्विध्रुव का रचना कर रहे हैं। इसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है और O से P की जो दूरी है वो R है।
तो हम कहेंगे सबसे पहले कि यहां से O से A से जो P की दूरी है, A से P की दूरी, A से P की जो दूरी है, चूंकि यहां से P से O की दूरी है लेकिन हमको निकालनी है A से P की, इसलिए दूरी हो जाएगी R माइनस L। A से O की दूरी L है, इसलिए इस पूरी दूरी में से R में से L घट जाएगी, तो हमको A से P की दूरी मिल जाएगी। तथा अगर हम निकालें B से P की दूरी, तो हमको क्या मिल जाएगा? B से P की दूरी हमको मिल जाएगा R प्लस L, क्योंकि P से O तक जो दूरी है वो R है और O से जो B की दूरी है वो स्मॉल L है। तो B से P की जो दूरी हमको मिलती है वो कितनी मिलती है? R प्लस L। अब हम बारी बारी से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक बार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि हमको दो बार तीव्रता निकालनी है, इसलिए हम प्लस Q आवेश के कारण जो निकालते हैं उसको E1 मान लेते हैं। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और यहां से Q बटे R प्लस R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस Q आवेश के कारण यहां पर छूट गया है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से इसको हम मान लें कि E2 बराबर, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और K को हम 1 ले लेते हैं निर्वात के लिए और Q बटे यहां से दूरी जो है R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम पहले तीव्रता में से दूसरी तीव्रता घटा देंगे, तो हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो हम कहेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान लिया जाए अगर E है तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो E = E1 माइनस E2 होगा। अब यहाँ पर हम E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे तो हमको मिलेगा क्या? E = 1/4πε0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू हुई, माइनस के साथ रखना है हमको E2 की वैल्यू, तो 1/4πε0 और Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से जो हमको कॉमन मिल रहा है 1/4πε0 और इसके साथ में Q भी, तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। मिल जाता है हमको ब्रैकेट के अंदर R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E = क्या हो जाता है 1/4πε0 Q, तिरछा गुणा करते हैं तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। क्योंकि ये R माइनस L और R प्लस L है, A माइनस B और A प्लस B के रूप में बन रहा है, तो इसलिए हम कह देंगे इसको R स्क्वायर माइनस
यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से बना है, तो ये हो गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू। यहाँ से r प्लस यल का होल स्क्वायर और r माइनस यल का होल स्क्वायर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हम कह देंगे r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, पहले ब्रैकेट का विस्तार किया गया है, और फिर दूसरे में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl बटे में आपका आएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 1/4 पाई ε0 क्यू। यहाँ से ब्रैकेट खोल लेंगे हम, तो जिस ब्रैकेट के पहले का प्लस है तो उसके ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, 2rl माइनस, और इस ब्रैकेट के पहले माइनस है तो सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो r स्क्वायर माइनस में यल स्क्वायर माइनस में और 2rl प्लस में हो जाएगा, बटे में r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यल स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस में माइनस में, मिलेगा हमको 1/4 पाई ε0 क्यू के साथ में। यहाँ पे देखिए बचा क्या है, 2rl और 2rl जुड़ के हो जाएगा 4rl, और बटे में r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए। अब मिटा के हम इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1-2 लाइन और ज़्यादा नहीं है। 1-2 लाइन सॉल्व करने के बाद हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी परिणामी। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका व्यंजक अगली 2 लाइन में ही मिल जाएगा। तो उसको हम मिटा देते हैं और आगे यहाँ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0। मिलेगा क्या हमको, जो 4rl दिख रहा है वो हम कह देंगे कि 2 × 2 QL, और इसके साथ में इंटू में r भी रख देंगे हम, बटे में आपका r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब हम यहाँ कहते हैं कि चूंकि r जो दूरी है वो यल से बहुत बड़ी दूरी है, इसलिए r की तुलना में हम यल को छोड़ देते हैं, और यहाँ से यल को छोड़ने के बाद हमको मिलता है 1/4 पाई ε0, ये 2 मिल गया, और 2QL, क्योंकि हम जानते हैं कि 2QL बराबर P होता है, अभी कुछ समय पहले हम लोग पढ़े हैं। तो 2QL के स्थान पे हमने रख दिया P और इंटू R, और जब यहाँ से हम R हटाएंगे तो मिलेगा हमको r स्क्वायर का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0, यहाँ से 2PR, और r का 2 घात यहाँ ब्रैकेट के अंदर है और 2 घात बाहर, तो ये गुणा होगी कितना होगा r⁴। E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0, यहाँ से 2p, r को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो r⁴ पहले से है, और ये दूसरा जो अंश में लिखा गया है उसको हम अगर नीचे ले जाएंगे तो r और -1 घात में जाएगा। इसको हम थोड़ा और भी सरल करेंगे तो आएगा 1/4 पाई ε0 2p बटे, जब आधार समान होता है तो अंश, वैसे बोला जाता है कि आधार समान हो तो उसकी घातें जो होते हैं वो जुड़ जाती हैं, तो r⁴ -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई ε0 और 2p बटे r क्यूब, और इसका जो मात्रक होता है
न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हमको मिल गया रिजल्ट कौन सा, कि किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये परिणामी व्यंजक जो मिला E बराबर 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो हम बहुत जल्द ही सीरीज में डालने वाले हैं, जिसमें दूसरा वीडियो हम डालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक दो हेडिंग के बाद इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं हम इसमें, तो फिर अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अब ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार वीडियो और बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे भी और अच्छा होगा, और हम लोग की तैयारी जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की है 2020 की 21 की, वो बहुत बेहतर ढंग से हो जाएगी। धन्यवाद।